ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमी से, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे, जो स्टूडेंट न्यू आज देख रहे होंगे, हम लोग देखेंगे कैसे एक क्वेश्चन को, किस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार उसको मोल्ड करके एक नए फॉर्म में हमारे सामने, हम सारे स्टूडेंट्स के सामने क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हमको 360 डिग्री अप्रोच से इसको कंप्लीट करना है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले हमको पढ़ना है अच्छे से, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है कि ये समझना है कि सोशलिस्ट इकॉनमी, गांधीयन, मिक्स्ड और फ्री इकॉनमी क्या है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम इकॉनमी को कवर करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको अगर न्यू फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाए तो आपसे वो क्वेश्चन बने, ठीक है, कि इसका ऑप्शन क्या है। और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है अगर आंसर, तो इसका तीनों का एक्सप्लेनेशन भी समझना है। ये कल पूरे अच्छे से डिटेल में हम समझाएं, बस एक ऐसे झलक आपको दिखाएं कि इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो ये स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है और किस तरह से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि हमारे इंडिया में किस तरह का इकॉनमी है। तो देखिए हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है। कौन सा इकॉनमी है? हमारे यहाँ मिक्स्ड इकॉनमी है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए जैसे हमारे यहाँ क्या है, बस एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर हमारे यहाँ इकॉनमी चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है मिक्स्ड इकॉनमी। अब इसको एक्सप्लेन से हम पढ़ेंगे, अगर टॉपिक को ये पढ़ेंगे मिक्स्ड इकॉनमी तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है, मतलब कि हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर वर्क करते हैं। मतलब जहाँ तक पब्लिक को है, जहाँ तक प्राइवेट है वहाँ पे प्राइवेट भी है, और अगर प्राइवेट बहुत एक लिमिट को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे फिर पब्लिक की एंट्री है। यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ किसी एक के से नहीं चल रहा है, हमारा जो देश है वो दोनों को मिलाकर चल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये क्वेश्चन आ गया हमारा ज्योग्राफी का। हम आपको बताया कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स करके दिए हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने से पहले हम आपको वो बताया, और यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ज्योग्राफी का अप्रोच समझ लीजिए, क्या क्या आना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मैपिंग आना चाहिए। पहली बात मैपिंग बिल्कुल आना चाहिए, और दूसरी बात है कि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ज्योग्राफी के, जो आप मैप के द्वारा उसको समझकर बहुत अच्छे से एनालाइज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैपिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेसिस पे होते हैं, वो आपको रटना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको इंडिया का अगर लोकेशन अच्छे से मालूम होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लोकेशन यहाँ पे है तो इस यहाँ का फीचर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, देखिए हम यहीं पे समझा रहे हैं इस बॉक्स में। देखिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, इस चीज़ में हम समझा रहे हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी को अप्रोच करना है, ठीक है। लेट एज्यूम कि हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, अब मान लीजिए कि एक बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि यहाँ रेनफॉल कितना होता है, यहाँ पे रेनफॉल मतलब कैसा है, यहाँ पे रेनफॉल कैसा है, यहाँ वाला रेनफॉल कैसा है, और यहाँ पे कैसा, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भारत में किस जगह पे कितनी वर्षा होती है। ये बहुत मायने मतलब रखता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। अब जब मिट्टी जैसी होगी तो फिर वहाँ पे उपज कैसा होगा, वहाँ पे फसल कैसा होगा, ये सब कुछ क्या डिटरमाइन कर रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल कैसा है। समझ में आ रहा है?
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मैप याद होना चाहिए, चाहे वो भारत का मैप हो चाहे वो वर्ल्ड मैप हो, क्योंकि जब मैप क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर बारिश मतलब जो हमारा मानसून यहाँ से एंट्री कर रहा है तो यहाँ पे बारिश कैसा होगा, जब यहीं पे इतना बारिश होता है तो इस वाले जगह पे सब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे शैडो होगा या नहीं होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए कि मैपिंग का कितना ही इम्पोर्टेंस है। अगर मैपिंग क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि आपको मैपिंग किस लेवल का अच्छा से आना चाहिए, कि अगर आप मैपिंग करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको समझ में आएगा कौन सा स्टेट यहाँ पे है, कौन सा स्टेट यहाँ पे है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टेट वाइज हैं, कौन सा माउंटेन है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और समझाना चाहते हैं, देखिए बताया ना कि जो हम कल वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर का मतलब ही होता है कि आप उस टॉपिक को होलिस्टिक समझ लीजिए ताकि कोई फिर प्रॉब्लम ना हो। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे अगर बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल अगर मिल रहा है, यहाँ पे अगर प्लेट्यू है तो यहाँ पे अगर प्लेट्यू है तो यहाँ पे माउंटेन कैसा बनेगा, यहाँ पे क्यों नहीं फोल्ड माउंटेन बन गया, यहाँ पे बहुत हरियाली क्यों नहीं है, इन सब का जवाब आपको मिलेगा कब, जब आपका मैपिंग क्लियर होगा। मैपिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग को पहला काम क्या करना है, मैपिंग। ठीक है, अब ज्योग्राफी का हम अप्रोच समझा दिए क्या क्या, पहले मैपिंग इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करना पड़ेगा, वो करेंगे, और जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट, कि क्लाइमेटोलॉजी क्लियर होना चाहिए, ओशनोग्राफी क्लियर होना चाहिए, किस तरह से ट्रेड विंड चल रहा है, कैसे हीट, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, वैसे ही आपका इकोनॉमिक्स का भी है कि आपको अगर समझ में आता है कि क्यों महंगाई बढ़ रहा है, क्यों महंगाई घट रहा है, कैसे मतलब हमारा इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, तो इसको रटने का कोशिश ना करें, इसको पहले समझिए। अगर एक बार क्लियर हो गया ना सब कुछ मतलब वो चीज़ सारे जो भी वर्ड हैं, जो भी डिफिनीशन है और जो चीज़ समझाने का कोशिश किया गया है NCERT में बहुत अच्छे से, वो समझिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, और रटिएगा तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा। सो ये बात कंप्लीट करते हैं और हम लोग अब फटाफट आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, यहाँ पे कैश क्रॉप कौन सा नहीं है, तो इतना समझाएं तो ये क्वेश्चन होमवर्क आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो कैश क्रॉप क्यों नहीं है, ये बताना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो वहाँ नहीं मिलता है जहाँ पे कैश क्रॉप मिलता होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं ये कि हम लोग यहाँ पे नोट नहीं देखते हैं और बस देख लेंगे कैश क्रॉप ये है और बस टिक आउट कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है। इस सीरीज़ का मतलब ही है कि आपको बहुत ही बेस्ट करना है ताकि हर चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन एनालाइज करना है, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अब फटाफट करते हैं। ठीक है, देखिए ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि रिवॉल्यूशन जो भी है, जैसे पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये आपको पढ़ना है। तो इसका आंसर है सी, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन आज के टाइम में क्रूड ऑयल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, मतलब जस्ट लाइक इसको कह सकते हैं आप ब्लैक डायमंड, मतलब डायमंड से भी ज़्यादा अगर प्रीसियस हो गया तो क्रूड ऑयल हो गया है। जिस देश के पास ये जो कच्चा तेल है वो राज कर रहा है, और हम लोग देखें अभी यूक्रेन, रशिया, ये सब कंट्री का जो वॉर होने की वजह से कितना ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है प्राइस, तो इस पर ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee has constituted by the government of India to boost cashless transaction। कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि हम कम से कम रुपए का जो फिजिकली जो यूज करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये जो भी नोट यूज करते हैं, जो हाथों से छूते हैं, उसको कम यूज करें, और मतलब
कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन में हम कैशलेस बने, कि मतलब ऑनलाइन कर लिए इस तरह से। ये किसका मतलब ये किसका रिकमेंडेशन था और ये किसके कमेटी के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था? तो वो है नीरज कुमार गुप्ता कमेटी। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है, इसको रटिएगा, याद करिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ देखिए, इन इंडियन करेंसी द 1 रुपीज नोट, द 1 रुपीज नोट इज इशू अंडर द सिग्नेचर ऑफ ए गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कह रहा है कि जो हमारा 1 रुपए का जो नोट है, इस पे किसका साइन किया जाता है? ठीक है, किसका सिग्नेचर किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सब लोग बहुत मतलब देखते हैं कि 1 रुपए के नोट पे किसका ही सिग्नेचर होता है, और 1 रुपए के ही नोट पे सिर्फ होता है, बाकी किस पे होता है ये आपको आंसर देना है। तो इसमें है फाइनेंस सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस सवाल का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ ये हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हुआ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cash reserve ratio is lowered by the RBI, its impact on credit creation will be। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग को मालूम होगा कि 2 तरह का है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। ठीक है, CLR और एक होता है SLR। ठीक है, तो ये जो है RBI के पास रखना पड़ता है, कुछ पैसे बैंक को रखना पड़ता है एज ए रिजर्व रेशियो में, और ये जो SLR है वो बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, इसको लोअर कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि और जो चीज़ जो देने मतलब इस जो क्रेडिट दिया जाता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम बहुत अच्छे लैंग्वेज में आप लोगों को हम समझा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि ये एक व्यक्ति हैं और ये बोले कि ये एक छोटा व्यक्ति है, इसको बोला गया कि आपको 10 रुपया रखना है। 10 रुपया आप मतलब लेट एज्यूम कि इस व्यक्ति के पास B के पास 10 रुपये है। ठीक है, अब A के द्वारा कहा गया है कि तुम 10 रुपये में, भाई अच्छा बना दो, हाँ 10 रुपया, मतलब ज़्यादा ही खराब हो गया भाई, छोड़ो, तो ठीक है। चलिए, एक जो व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं इनको कि आप 10 रुपए का नोट को आप यूज कर सकते हैं और दूसरे लोगों को दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये 10 रुपया देने के लिए बिल्कुल सक्षम है और 10 रुपया नोट देकर ये सब व्यक्ति में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बोले कि अब तुमको ना 2 रुपया मेरे पास रखना हो। ये व्यक्ति कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए इनको कहते हैं कि भाई बैंकों के बैंक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये बैंकों के बैंक हैं। तो RBI कह रहा है कि मेरे पास आपको 2 रुपये रखना है, तो इनके पास कितना बच गया? ये भाई साहब के पास बच गया सिर्फ 8 रुपये। अब इनको 8 ही रुपया सिर्फ घुमाना है। ठीक है, इसमें भी 8 रुपये में ये हो गया CLR और यहाँ पे SLR रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी मान लीजिए 1 रुपया रखना है, तो इनके पास कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें भी 7 रुपये बचा। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर जितना भी छूट मिले, यहाँ पे जितना भी छूट मिलेगा, तो यहाँ पे जितना ही छूट मिलेगा यहाँ पे उतना ही ज़्यादा पैसा रहेगा। तो ये यही पूछ रहा है कि यहाँ पे पैसा अगर कम रखा जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इंक्रीज होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो आई होप हमको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इकॉनमी के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। बस कॉन्सेप्ट को रेडी रखिए। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, so next question is financial sector reform in India consist of, बताइए इसका आंसर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोअरिंग डाउन ऑफ CRR एंड SLR, एंट्री ऑफ प्राइवेट फार्म इन इंश्योरेंस सेक्टर, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि CRR और SLR और
एंट्री ऑफ प्राइवेट फार्म इन इंश्योरेंस, ये पूछ रहा है कि जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि CRR हो या SLR हो, CRR मतलब जो RBI के पास रखना होता है जो पैसा, या SLR हो, अगर इसको लोअरिंग किया जाएगा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि जब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकर ऑफ बैंक है, ये जो है अगर पैसा मतलब ये बोल रहा है कि CRR आप कम करिए, जो इनके पास रखना है उसको कम करिए, और जो SLR जो और भी दूसरे बैंक है जिनको SLR रखना पड़ता है उसको भी अगर डिक्रीज कर दे और इसको भी डिक्रीज कर दे, तो यानी कि इस बैंक को, लेट एज्यूम कि इस बैंक का नाम है A, तो A बैंक को जो पैसा घुमाना है मतलब पैसा देना है दूसरों को, उनके पास कितना होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, लेट एज्यूम कि 10 रुपीज़ इस बैंक के पास है, ठीक है। अब 10 रुपये इस बैंक के पास है, तो RBI के पास मान लीजिए रखना है 2 रुपये एज ए CRR, यहाँ पे लिखा हो ना, और मान लीजिए SLR को रखना है, SLR मान लीजिए 1 रुपया रखना है। अब RBI ये कह रहा है कि भाई जनता में और ज़्यादा पैसा हमको देना है, क्यों? क्योंकि इकॉनमी को बूस्ट करना है। तो CRR जो है मान लीजिए हो गया, CRR हो गया मान लीजिए 1 रुपया, और इसको और भी हाफ कर दिया जाए, तो यानी कि बैंक A के पास और ज़्यादा पैसा हो गया कि वो और भी लोगों को दे, मतलब जनता में और ज़्यादा पैसा स्प्रेड किया जाए। तो इससे क्या होगा? इकॉनमी बूस्ट करेगा, हमारा कंट्री और भी ग्रोथ करेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोग समझते होंगे कि इन्फ्लेशन जो है, थोड़ी सी महंगाई ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ के लिए। ये बहुत एक मतलब UPSC का भी ये क्वेश्चन है। तो ये समझ में आ रहा है कि लोअरिंग डाउन कर दीजिए CRR और SLR को, एंट्री कर दीजिए थोड़े से प्राइवेट फार्म को इंश्योरेंस सेक्टर में, और डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी थोड़ा सा मतलब कम करिए और उसमें भी कुछ रेगुलेशन में परिवर्तन करिए। तो ये सब जरूरी है फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म इंडिया में, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझाएं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को सच में समझ ही में नहीं आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा फास्ट करते हैं। सो यहाँ देखते हैं, ये आ गया आप लोग का ज्योग्राफी का सवाल। तो देखिए, द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय। अब हिमालय का फुट हिल, अब यहाँ पे भी मतलब देखिए क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको समझना ही पड़ेगा। हम बार बार यही कह रहे हैं कि याद नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग बिल्कुल, मैपिंग ज़रूरी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, यानी कि आपको ये रेंज याद होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ से साउथ का भी याद होना चाहिए और वेस्ट से ईस्ट का भी याद होना चाहिए। ये दोनों आपको रेंज मालूम होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये पूछ रहा है कि फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय, मतलब फुट हिल मतलब सबसे नीचे वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। ध्यान रखिएगा, और मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरह से है कि ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि आपको ड्राइंग में तो भाई महारथी हासिल हो ही जाना चाहिए मैपिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मिल। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट किसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ आकर मिल रहा है, ये बहुत ही ध्यान रखने का चीज़ है, और आपको इसको बहुत अच्छे से लोकेट करने का चीज़ है कि कहाँ पे ये मीट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है, अन्नामलाई हिल है, कार्डमम हिल है, नीलगिरी है, या डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर है नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल। अब नीलगिरी हिल कौन से स्टेट में है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी हिल कौन से स्टेट में है। तो ये है तमिलनाडु में, वही 360 डिग्री अप्रोच फॉर PYQ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नो एज द। वेस्टर्न घाट और और महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसको मतलब किस नाम से ऐसे जाना जाता है, क्या ही कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा बी, शाहयाद्री। शाहयाद्री, ठीक है।
ये सब मतलब देखिए वही फिर से हम यही बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है जैसे डेक्कन प्लेटू किसको कहते हैं, नीलगिरी माउंटेन कहाँ है, ये सब मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन अभी पीछे वाला जो आप PYQ देखें तो वो नीलगिरी हिल पे पूछा गया था, अभी इस पे फिर डेक्कन प्लेटू किसको कहते हैं, बहुत सारा पूछ देगा कि भारत में कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है, तो डेक्कन। तो इस तरह से क्वेश्चन भाई होना चाहिए, मतलब बिल्कुल इंट्रैक्शन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ना है। द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, अब बताइए कन्याकुमारी के पास जो है कौन सा हिल सिचुएटेड है। अब फिर से वही बात हो गया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि आपका जो PYQ में पूछा गया वो क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो, तो आपको न्यू क्वेश्चन भी बनाने में बहुत ही आसान होगा। अन्नामलाई हिल या नीलगिरी हिल या कार्डमम हिल या सेवरॉय हिल्स, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो इसका बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि अन्नामलाई कन्याकुमारी के पास कौन सा हिल जो है क्लोजर है, तो इसका आंसर होगा C, कार्डमम हिल। अब फिर वही बात आ गया कि कार्डमम हिल कौन से जगह किसको कहते हैं, किधर है, इधर है आपका, किधर किसको कहते हैं, इधर कार्डमम हिल है या इधर है या यहाँ है, किधर है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मतलब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कह रहे कि झूमरी तलैया जो फेमस जो सॉन्ग है वो कौन से लोकेटेड है, कौन से स्टेट में। भाई गाना तो हम लोग सुनते हैं, उस पर भी सवाल पूछ दिया BPSC। तो ये है आपका झारखंड से। कहाँ से है, झारखंड से। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर पूछ दे कि ये झुमका बाजार में, तो ये वाला जगह कहाँ है, तो ये बात याद रखना है कि भाई गाना से भी सवाल पूछ दे रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ गुजरात। ये क्वेश्चन हम PPT में इसलिए डाले हैं कि लोग सोचेंगे यार ऐसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, बट ऐसा भी पूछा जा सकता है। 2 सवाल पूछा है सिर्फ कैपिटल पे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो इसका आंसर इजी है, गांधीनगर। सो इसका आंसर क्या है, गांधीनगर, याद रखिएगा, ठीक है, और इजी भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए ये ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बोडोज आर इनहैबिटेंट ऑफ, ये जो ट्राइब है वो कौन से जगह में है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये जो बोडो जो ट्राइब है वो कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर होगा गारो हिल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला आपका स्टेट है, वहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया, ये गारो, खासी, जयंतिया, ये जो तीनों ट्राइब हैं ये कौन से स्टेट में है, तो ये स्टेट है मेघालय में है। और ये ट्राइब के बारे में वैसे ही आपको याद रखना है कि भारत में अलग अलग जगह पे कौन कौन से ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक और सवाल आप लोग को दे रहे हैं कि बिहार का सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कौन सा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आ गया पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड, किस दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, तो ये हर कॉलेज हर जगह पे मनाया जाता है, तो सभी को याद होगा, आई होप सो। कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर। और कौन से ईयर था, तो अब आप बताइएगा कौन से ईयर था, ठीक है। कुछ तो इंटरेक्शन होना चाहिए ना, पता चले सिर्फ हम यहाँ पढ़ाए और फिर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया था, तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे कि जो फाउंडिंग फादर्स जो हैं, उन्होंने जो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडॉप्ट किया था, तो इसका आंसर है A, ठीक है।
और अडॉप्ट किस दिन किया था और इसको इन्फोर्स में कब लाया गया था, ये दोनों डेट पे सवाल आया है। तो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हम अगर सब बताने लगेंगे ना तो ये सेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम आपको हर सवाल में बता रहे हैं कि इस सवाल को और भी ब्रेक कर करके आप बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और सब बीपीएससी में पूछा गया है, A to Z जितना भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है, Which of the following statement is true? The federal form of the government is in United States of America. The government of India is federal and unitary both. The government of France is of the federal form. और Prime Minister of Pakistan is appointed by the people. तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि फेडरल फॉर्म किसको कहते हैं, यूनिटरी क्या होता है। तो देखिए, आप सारे स्टूडेंट अगर जानते होंगे तो हमारे भारत में क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब यहाँ पे समझ जाइए, क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि अगर ये तरजुई अगर बनाया जाए, ये सेंटर है तो ये स्टेट है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर ये सेंटर है तो ये स्टेट है, यानी कि सेंटर के पास पावर जो है वो ज़्यादा है और स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्वासी फेडरल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सो इसका आंसर होगा ए, द फेडरल फॉर्म द गवर्नमेंट इज इन द यूनाइटेड, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर ए होगा। क्योंकि और आप लोगों को ये मालूम होगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम खुद को ऐसे भी रोक नहीं पा रहे हैं कि आप लोग के साथ क्वेश्चन मतलब टॉपिक डिस्कस, लेकिन मुझे मालूम है कि सर लोग आपको पढ़ाए होंगे सारे टॉपिक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, किसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 लिस्ट होता है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। तो आप पूछा जा रहा है कि लैंड रिफॉर्म किस में है, तो लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट में है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, कौन से शेड्यूल में है और कौन से पार्ट में है, कितने आर्टिकल में है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो न्यूज़ है वो कंटिन्यू हमारे करेंट में आते रहता है। आए दिन हम देखते हैं कि ये मंत्री जी यहाँ थे, ये मंत्री जी यहाँ चले गए, तो ये क्या है, ठीक है। इससे, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे गवर्नमेंट बहुत पहले ही, मतलब वो ईयर कौन सा है, ठीक है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कौन से ईयर में ये शेड्यूल को ऐड किया गया था, किसका गवर्नमेंट था, ठीक है। ये कितना हम क्वेश्चन दे दिए, 4-5 क्वेश्चन हम दे दिए, और ये सारा जो भी 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ में पूछे गए हैं। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे। सो इसका आंसर है 10 शेड्यूल में। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट को 10 शेड्यूल मतलब जो शेड्यूल है वो कितने हैं, और सारे शेड्यूल आपको याद है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल मतलब 100% आपको कह रहे हैं कि शेड्यूल बहुत ज़रूरी है याद करना, और बहुत अच्छे से टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ऐसे कर लीजिए एक एक वर्ड का, और आप उसको रटिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे अभी माइनॉरिटी, फिर से आपका ओथ किस में ले सकते हैं, स्टेट का बनता है तो कौन से शेड्यूल में है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट पंचायती राज जो है वो कौन से शेड्यूल में, तो आपको शेड्यूल याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर याद नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम याद करवाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है एंटी डिफेक्शन लॉ। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको सबका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रीएम्बल का है। प्रीएम्बल बहुत ज़रूरी है याद करना, आपको एकदम लाइन से याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इस तरह से पूरा रटा होना चाहिए। सच में, एक इसलिए नहीं कि हम अधिकारी बनने का सोच रहे हैं, नहीं, एक नागरिक को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस मालूम होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। मतलब कितने अच्छे, मतलब कितने उच्च विचार के लोग होंगे कि वो एक पेज में बता दिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। इसलिए उसको प्रीफेस कहते हैं या समरी कहते हैं, बहुत आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, तो वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हैज़ पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड, क्यों हम लोग कहते हैं कि हम लोग संप्रभुता हैं, क्योंकि हमारा जो
प्रियम्बल है वो स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपा नहीं गया, हम इसको बहुत ही मतलब हम इससे चाहते हैं और हमसे ही इसका सोर्स है, ठीक है, भारत के लोग में ही सोर्स है, ठीक है। ये बहुत और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, मतलब आप मेरे साथ अगर सेशन कंटिन्यू रखेंगे ना तो बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। बहुत ज़्यादा ही ये सबका मतलब है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी ऑफ पीपल किसको कहते हैं। पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। So next question is, in which form is India declare in the preamble of the Indian Constitution? So preamble का वही सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लाइन याद होना चाहिए। क्या क्या, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, सॉवरेन सेकुलर हम भी भूल रहे हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं। तो देखिए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लाइन बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगा। तो ये लाइन याद होना चाहिए। अब यहाँ पे भी सवाल, क्या सवाल कि कौन कौन सा इसमें एड ऑन हुआ है, कौन कौन सा इसमें एड ऑन हुआ है, कौन कौन सा पूछ देगा सवाल कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इसमें वर्ड थे, ठीक है। और मेंस में ये सवाल पूछा भी गया है कि क्या सेकुलर, मतलब ये भी हम बता रहे हैं कि सेकुलर वर्ड जो जोड़ा गया था, एड ऑन किया गया था, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, कौन से ईयर में ऐड किया गया था, तो क्या उससे पहले हमारा भारत सेकुलर नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप भी विचार करिएगा। तो ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक सवाल इस पे बन गया। अब यही सवाल नेक्स्ट जो है उसमें दे दिया गया था, ये सारा क्वेश्चन बीपीएससी का ही करवाया जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड को ये मिलाना है। अब तो ये अब जो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन करके जाएगा वो इसका तो आंसर देगा ही, तो ये आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, अब देखिए ये जो PYQ जो कर रहे होंगे तो उनको मालूम है कि पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज एंड द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट और डायरेक्टिव, तो ये इसका आंसर होगा कि जो है भारत के लोग में, भारत के लोग में ही, मतलब अगर सबसे जो महत्व, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जिसके पास सोर्स है वो हमारे पास है, मतलब भारत के लोग के पास, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम तो ऐसे आंसर इसका डायरेक्टली बताएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, जो यहाँ पे एक सेकंड 2/3 मेजोरिटी क्या होता है, किस कौन से बिल के लिए या किस चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो उस टाइम क्या चाहिए आपको, फुल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए या 2/3 चाहिए, क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि स्टेट बनाने के लिए हमको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। और इस टॉपिक पे भी डिस्कशन हो सकता है, आप लोग बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडियन अंडर, कौन से अमेंडमेंट से सिक्किम जो पहले हमारे कंट्री का भाग नहीं था उसको कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था एज ए स्टेट, तो उसका आंसर है 35 अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट, ठीक है। So next question is, which of the following is given the power to enforce the fundamental right by the Constitution? Which of the following is given the power to enforce the fundamental right by the Constitution? So देखिए fundamental right जो है वो आपको यहाँ पे आंसर मतलब किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, तो ये देखिए इसका मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ऑल कोर्ट इन इंडिया या पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब यहाँ पे ये है जवाब, और अब आप बताइए कि कौन से आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट में और कौन से आर्टिकल से हाई कोर्ट में। तो देखिए हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट में 32। और आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं, इस पे भी सवाल पूछा गया है, ठीक है।
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको आर्टिकल 32 मालूम होना चाहिए, हर नागरिक को मालूम होना चाहिए आर्टिकल 32, क्योंकि सबसे पावरफुल अगर कहा जाए तो वो आर्टिकल है। सो ये क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन, कौन से आर्टिकल से। तो अब आपको आर्टिकल मालूम होना चाहिए, कितने आर्टिकल हैं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितना आर्टिकल था, अभी एट प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट से कितने शेड्यूल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में पूछेगा अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 12 से 35। और याद होगा, जिसको फंडामेंटल राइट याद नहीं है बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19, 21, 20 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, अनटचेबिलिटी किस में है, इक्वालिटी के बाद किस में कहा गया है, कौन से में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया गया है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, वही सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन क्या वही चीज़ है, बस उसको घुमाकर पूछा गया, आर्टिकल 12 to 35। और आप लोग देखिए कि ये सारे क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है वो सब बीपीएससी का ही करवाया जा रहा है, और किस तरह से क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल जब बनाइए तो बहुत अच्छे से बनाइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विल फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो प्रेस का आज़ादी है वो कौन से आर्टिकल में है। और हम ये इसका आंसर तो बताएंगे ही, आपको एक आंसर और बताना है कि कौन से आर्टिकल से अभी बहुत रिसेंट में कौन से आर्टिकल में किया गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसका भी हमको अधिकार है कि हम स्वच्छ, मतलब अच्छा, फ्री, एकदम फ्रेश जो है हवा में ज़िंदगी जिए और हम गंदगी में ना रहें। इन्वायरमेंट का कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया ये भी बताना है, और इसका आंसर है आर्टिकल 19, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपसे पूछ सकता है, सोचिए यूपीएससी में भी सवाल पूछा था कि शादी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, जीने का अधिकार कौन से, तो ये जो है यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। अभी रिसेंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारा ह्यूमन राइट पे सवाल पूछा जा रहा है, तो ह्यूमन राइट टॉपिक बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ह्यूमन राइट का टॉपिक। सो ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए सच्ची बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम था कि इसके बाद ही आएगा, क्योंकि ह्यूमन राइट का ये तो दिखा रहा है कि 2011 का सवाल है ना, इस बार का यूपीएससी का 2024 में जो यूपीएससी एनडीए और जो पेपर था उसमें देखिएगा ह्यूमन राइट से बहुत सारा सवाल पूछा गया, और यहाँ पे भी पूछा गया है। मतलब समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को मोल्ड किया गया है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। दो सवाल यहाँ पे ये है कि आप हमको बताइएगा कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक एक शब्द से डिफ्रेंशिएट करना है होमवर्क। सो राइट टू एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। So next question is the 42nd Amendment Act 1976 has incorporated into the Constitution of India as a new chapter। कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ नहीं था, उसको ऐड किया गया है किसी अमेंडमेंट से, किसी ईयर में। तो वो चीज़ कौन सा अमेंडमेंट है, तो वो तो बता दिया कि 42nd अमेंडमेंट है, कौन सा ईयर 1976, तो वो कौन सा चीज़ मतलब ऐड किया गया था, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटी। 100 बार नहीं कहा जा सकता, बट आप पीवाईक्यू का बुक उठाकर देखिए कितना बार पूछा गया फंडामेंटल राइट कौन से अमेंडमेंट से मतलब ऐड किया गया है, कौन सा ईयर में ऐड किया गया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कमिटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को एड ऑन किया गया था, मतलब किसके रिकमेंड था, किसका कमिटी था, याद होना चाहिए, ठीक है। So next question is the President of India
कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, किसके द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, ये पूछा गया। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट? सो इजी क्वेश्चन है, पार्लियामेंट। और कैसे? इम्पीचमेंट के द्वारा। ये नहीं कि अपने मन से हम कह दिए कि हटा दो भाई हमारे प्रेसिडेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, ना, ऐसा नहीं। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है रूल रेगुलेशन को, जो भी काम होगा रूल रेगुलेशन से होगा। तो इम्पीचमेंट का जो है प्रावधान दिया गया है वो भी पार्लियामेंट में, ठीक है। अब इस पे भी टॉपिक पे भी बन सकता है कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए या 2/3 चाहिए या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन तो बहुत बन सकता है भाई, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ट्रू नहीं है तो बताइए। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए क्या 35 साल, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? आपको बताना है। वाइस प्रेसिडेंट इज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सही है या गलत? वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है या गलत? तो भाई साहब यही गलत है, इसको कान पकड़ के बाहर निकालिए। क्या है? हाँ, कि वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन यही पूछा कि नॉट ट्रू, ये ट्रू है। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर। लोकसभा के लिए कितना चाहिए, राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा में कौन जो हमारे स्पीकर है वो हेड, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होता है स्पीकर के पास। और हमारे राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे चेयरमैन बनते हैं, तो ये भी सही है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। तो इसका आंसर है कि वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे पूछा है ना इज नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा। So next question, a bill presented in parliament become an act after। कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में अगर प्रेजेंट करते हैं तो किसके बाद वो जो है एक्ट बन जाता है? बिल, एक्ट क्या है? ये तो बड़ा वो सवाल है कि बिल किसको कहते हैं, एक्ट किसको कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं मालूम होता है, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो it is passed by both the house, the president has given his assent। सो जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा तो वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है। अब बहुत सारा चीज़ में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को मतलब बिल्कुल है कि कितना बार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना बार हम बिल को भेजें और कितने बार प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न कर सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन का मेरा सिंपल ये मतलब नहीं है कि आप 1995 का सवाल कर रहे हैं, 1996 का कर रहे हैं या 90 का कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि उस सवाल से क्या आज के टाइम पे आप अपने आप को रेडी किए हैं कि नहीं, जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आप रेडी किए हैं कि नहीं, क्या प्रीवियस ईयर को इस तरह से आप समझे हैं या नहीं, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट, देखिए सवाल पूछा है कि लोकसभा का जो सेशन है एटलीस्ट कितना बार मतलब मिलना है उन लोगों को, कितना बार सेशन होगा। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा नहीं गया कि कितना बार होगा, बट ये ज़रूर है कि 2 सेशन के बीच में 6 जो मंथ का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टाइम एन ईयर, और ये बात लिखा हुआ नहीं है, बस एक बात है कि मतलब कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हम अपने हिसाब से 2 टाइम इन ईयर एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए, और ये चीज़ लिखा नहीं हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। ये आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन a council of state is based on equal for all the state, ratio of their population, ratio of their area, ratio of their revenue। तो पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ का जो है द रिप्रेजेंटेशन चूज होते हैं, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, ये बात याद रखिएगा। सो आई होप ये
हो गया कंप्लीट। सो हम आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये सेशन थोड़ा लंबा था और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुने। और मेरा जो काम है कि वो चीज़ को समझाना सिखाना, वो कितना काम किया आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ PYQ को ऐसे ही पढ़ना है। ये स्टार्टिंग का वीडियो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए भी ये खुद के लिए टाइम नहीं लग रहा है, ये आपके लिए लग रहा है कि आप किस तरह से उस चीज़ों को समझें और अपने आप को रेडी करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। प्लीज़ PYQ पे ज़्यादा फोकस्ड करिए और उसको अच्छे से पढ़िए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी कोई आए तो आप उसके लिए रेडी रहें। कोई भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसको बहुत अच्छे से ब्रेक कर करके पढ़िए, उसको पूरे 360 डिग्री से पढ़िए ताकि जो न्यू क्वेश्चन बनकर है उसको आप अच्छे से टैकल करिए। जैसे हम लोग कैसे देख रहे हैं कि अभी DPSP पढ़े, अब DPSP में कौन सा DPSP का जो कुछ जो बातें हैं, कुछ आर्टिकल है उसको फंडामेंटल राइट में डाला गया, ये सब मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सब करेंट का सवाल है। जो हम लोग करेंट पे पढ़ते हैं ना, वो करेंट क्या है, उसी पॉलिटी के वही कॉन्स्टिट्यूशन के उसी आर्टिकल में पार्ट में शेड्यूल में कुछ चीज़ें ऐड होते रहते हैं। जो जैसे भी गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, तो कुछ भी अगर करंट में चल रहा है तो वो आपका करंट अफेयर हो गया। तो उस करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, अपने स्टैटिक्स के साथ इंटरलिंक करके पढ़िए। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत सारे स्टेट अभी रिसेंट में दिख रहा था कि जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से इस्टेब्लिश्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे गवर्नर का ज़्यादा पावर शो करेगा ही। तो अभी गवर्नर आ गए करेंट अफेयर में, तो अब उस गवर्नर को कैसे पढ़ना है, स्टैटिक्स में भी पढ़ना है और फिर उसको करेंट से इंटरलिंक करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।